गुड मॉर्निंग बच्चों। वैसे स्पर्श, तुम्हारे पास कितने फोन हैं यहाँ पे पटियाला में? जैसा होता है तुम्हारा बड़े अलग अलग नंबर से मैसेज आता रहता है। दो की क्या जरूरत है तुम्हें? लोगों के पास एक नहीं है, तुमने दो रखे हुए हैं। एक क्लास लगाने के लिए, एक उसके साथ में बात करने के लिए, गेम खेलने के लिए। अच्छा, ओके। क्या करना भाई? मैच पेज 34। अच्छा बच्चों, मुझे याद दिलाना एक बार ना, एंड में मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा स्टेज 2 का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना। हाँ, ओलंपियाड वाला। हाँ बच्चों, इसमें बताओ। फिफ्थ क्वेश्चन। थिन मेटालिक शीट, speed v, uniform magnetic field, charge densities. तो इसके अंदर अगर हम कि बच्चों जो चार्जेस हैं इनके ऊपर जैसे ये प्लेट के ऊपर अगर मैं चार्ज लूं v, इसे मूव कर रहा है, b इनटू द प्लेन है तो v क्रॉस b। ये इस चार्ज के ऊपर इधर qv भी फोर्स लगेगी। और इस पे भी।
ठीक है जी। तो अब ये चार्ज बच्चों इस पे ये फोर्स लग रही है, अब ये रेस्ट पे कैसे रहेगा चार्ज? ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बैलेंस होगा, करेक्ट? तो 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 इसका मतलब इस पे ऐसे फोर्स लगनी चाहिए QE। तो QE इज इक्वल टू QVB। तो ये E हो गया VB, और वो E होगा क्या? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका सिग्मा आ गया एप्सिलॉन नॉट VB, और ये फील्ड किधर को है? टुवर्ड्स द प्लेट है, राइट? तो इसका मतलब क्या है? ये सिग्मा 1 है एज पर द फिगर। तो ये हमारा सिग्मा 1 जो है वो नेगेटिव होगा बच्चों, इजंट इट? जो कि ऑप्शंस में ही नहीं है। पॉजिटिव होगा क्या? अच्छा, मैंने उल्टे बना दिए, असली में तो इलेक्ट्रॉन है ना? तो वो सारी डायरेक्शंस रिवर्स हो जाएंगी। तो इधर माइनस आ जाएगा और दूसरी तरफ प्लस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, दूसरी तरफ माइनस आ जाएगा। समझ गए बच्चों? सर हम्म। सर इसके अंदर जो हम बैलेंस करते होते हैं ये फील्ड्स, इसके अंदर ये मिडिल पे नहीं करते होते? वो जो आप केस कह रहे हो वो तो मोशनल EMF वाला होता है। मतलब अ, ये भी तो वैसे ही है, मतलब नहीं नहीं, रिडक्शन। उसके अंदर हम जो बात करते हैं वो तो हम ये बात करते हैं कि उसके अंदर कितनी इंड्यूस हुई, जो VBL वाला कंसेप्ट लगाते हैं हम। आप उसकी बात कर रहे हो? हाँ यस सर। हाँ, वो तो प्लेट के अंदर निकालते हैं हम। यहाँ पे हम जो निकाल रहे हैं वो प्लेट के बाहर निकाल रहे हैं। नहीं, अगर मैं कोई मतलब जैसे हम कहते होते हैं कि पहले जो है वो अरेंज हुए चार्जेस, फिर एक इक्विलिब्रियम स्टेट आई जहाँ पे जो मिडिल वाला इलेक्ट्रॉन है वो हम्म, रुक गया, वीबी उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है और फील्ड के कारण। तो वैसे नहीं कर मतलब वो भी कर सकते? सकते हैं बेसिकली। अगर आप वैसे कह रहे हो तो फिर हमारी अप्रोच क्या होगी? अगर हम अंदर मान के करें, जैसे मैंने तो बाहर ही माना था बाई चांस। अगर आप जैसे कह रहे हो वैसे करना है, फिर ये है कि अ, हम इसको वो वाला केस मान लें कि VBL वाला, ठीक है? तो पोटेंशियल डिफरेंस अपना जो आएगा, मतलब हम कह दें कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यहाँ सिग्मा 2 है ना? और ये हम शीट की विड्थ कुछ, खैर विड्थ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अंदर किसी पॉइंट पे हमें पता है कि जो फील्ड आनी चाहिए वो इधर को आनी चाहिए, VB।
है ना। तो फिर अब आप दो इक्वेशंस बनाओगे। अब ये दो डेंसिटीज के कारण अंदर फील्ड कैसे बनेगी, वही सिग्मा 1 बाय टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाय टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू बी बी। हम ऐसे लिखेंगे, और दूसरा हम ये लिखेंगे कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज 0, क्योंकि आउटर पे तो कोई चार्ज आएगा नहीं, मतलब नेट चार्ज तो 0 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करके भी वही चीज बन जाएगी, है ना। आगे बच्चों, सेवेंथ। अच्छा, क्या आता है बच्चों इसको सॉल्व करके? मतलब जनरल टर्म्स में अगर हम निकालें तो म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी होल अपॉन 2b, इज इट? सर करंट रहेगा न्यूमरेटर में करंट। या था। सर न्यूमरेटर में ऊपर। ठीक है, आगे बच्चों। एसी फर्स्ट क्वेश्चन, point C is kept connected to point A till the current flowing through the circuit becomes constant. Okay. Afterwards, suddenly point C is, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है, वो एकदम देख के मैं भी कंफ्यूज हुआ था। ये जो लेफ्ट साइड पे है ये बैटरी होगी, है ना, कैपेसिटर नहीं होगा। इज इट? हाँ, ओके, तो हम ऑप्शंस देख सकते हैं, साइन के साथ हैं, प्लस माइनस। तो पहले तो स्टेडी स्टेट करंट बन गया इंडक्टर के अक्रॉस, जो कि ई बाय आर हो गया। फिर दूसरा सर्किट बन गया, तो ये हमारा स्टैंडर्ड एल आर सर्किट बन गया। रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर एट टाइम टी इक्वल टू एल बाय आर। ओके, आई थिंक इतना कुछ सॉल्व करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, सीधा ही पता है आंसर -1 आएगा, है ना।
कैसे भाई? आपका एक क्लोज सर्किट बन गया, सिर्फ इंडक्टर और रेजिस्टर ही तो है, दोनों के अक्रॉस नेट वोल्टेज जीरो होगी और कुछ तो है नहीं सर्किट में, तो मतलब डायरेक्टली क्या आएगा आपका वी आर प्लस वी एल इक्वल टू जीरो। राम क्लियर हो गया? -1 क्यों आएगा? क्योंकि सम ऑफ वोल्टेजेस जीरो होगा ना, राइट बच्चों? कुछ एकदम देख के लग रहा था ना कि इक्वेशन लगानी पड़ेगी और सब कुछ, कुछ भी नहीं करना, वो कोई भी टाइम दिया होता यही आंसर आता। आगे थर्ड का 1 आ रहा है क्या? नहीं, वोल्टेज करंट पूछा है। v इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी करोगे, ठीक है आंसर। फोर्थ में भी कुछ चक्कर है। ये देख लेते हैं। इंडक्टर रेजिस्टर को कनेक्ट कर दिया, की K1 has been kept closed for a long time, okay। at t equal to 1 millisecond the current in the circuit will be, okay। तो पहले जो स्टेडी स्टेट करंट है वो हो गया आपका हंड्रेड मिली एम्पेयर्स है ना। हाँ, अब इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो बन गई I इज इक्वल टू 100 मिली एम्पेयर e की पावर माइनस आर टी बाई एल, राइट। तो ये 100 मिली एम्पेयर ओवर 150 बन रहा है ना बच्चों? तो ये 0.67 आ गया, सी आएगा। आगे फिफ्थ क्वेश्चन, an LCR circuit is equivalent to damped pendulum. In an LCR circuit, capacitor is charged to Q naught, okay। If a student plots graphs of square of maximum charge for two different values L1 and L2, then which of the following represents the graphs correctly?
तो देखो बच्चों, एक तो हमें क्वेश्चन पढ़ के, नो डाउट एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। एक तो हमें क्वेश्चन पढ़ के आइडिया लग रहा है कि डैम्पिंग की थोड़ी सी हिंट दिया है उन्होंने। एक हम क्यू स्क्वायर की बात कर रहे हैं, है ना? इससे क्या हिंट मिलता है? अगर क्यू स्क्वायर की बात हो रही है तो किसकी टर्म्स में हमें सोचना चाहिए? एनर्जी, है ना? तो डैम्पिंग है तो सिस्टम की एनर्जी जो है वो कम हो रही होगी डेफिनेटली, राइट? तो सोचो जरा एक बार, एनर्जी की फॉर्म में कैसे क्या लिख सकते हैं हम? सर यस। सर इसमें वो जो हम इक्वेशन लिखते हैं LD²/dt² प्लस RdQ/dt प्लस Q/C, सर उसमें Q मैक्स करने के लिए DQ/dt को 0 पुट कर सकते हैं? आप कह रहे हो जो हमारी नॉर्मल इक्वेशन होती है वो वाली? यस सर। नहीं, एक्चुअली वो जिस क्यू मैक्स की बात कर रहे हैं ना, ये बेसिकली ये एम्पलीट्यूड है जो उस इंस्टेंट पे होगा, जो भी कैपेसिटर पे चार्ज होगा, मतलब जो वो साइन की टर्म या साइन कॉस की टर्म बनेगी, उसका एम्पलीट्यूड है ये। मतलब वो तो हर इंस्टेंट पे ही एग्जिस्ट करता होगा कुछ ना कुछ। जो आप कह रहे हो अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, वो तो कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करेगा ना, whereas हमारे को तो हर टाइम पे ही बताना है वो जिस क्यू मैक्स की बात कर रहे हैं। ओके सर। डैम्पिंग में एम्पलीट्यूड चेंज करता है ना टाइम के साथ। तो बच्चों अगर हम इसमें सोचे हैं, मतलब हम अगर किसी भी इंस्टेंट पे एनर्जी के बारे में सोचें, वो ये बन जाएगी ना Q²/2C प्लस हाफ L/I²। Yes, this is energy at any time t.
एक आपके पास रिलेशन होता है डैम्पिंग में a इक्वल टू a नॉट e रेज टू पावर माइनस बी टी बाय 2m, है ना? उसको यूज कर सकते हो यहाँ पे। सर सर एसएचएम में जब भी हम डैम्पिंग का ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे, तो अगर अगर e की पावर डिनोमिनेटर में 2 होता था तो उससे आंसर नहीं आता था, m से आंसर आता था। क्या कह रहे हो? ये मतलब यहाँ 2 नहीं आना चाहिए, अब ये कह रहे हो? मतलब सर आपने मतलब लास्ट ईयर 2 ही लिखवाया था, बट इस हाँ, साल जब क्वेश्चन कर रहे थे तो 2 से आंसर नहीं आ रहा था। सारे आंसर मेरे हाफ हाफ आ रहे थे जो भी गिवन थे। इज इट? यस सर, मतलब अपने कॉपी में तो बाय 2m लिखवाया था, पर जितने भी क्वेश्चन थे उनके अंदर जब हम लगाते थे तो वो हाफ हाफ ऐसे बन रहा था। अच्छा, चलो मैं चेक करता हूँ इसको। मुझे याद नहीं कि मतलब ये 2 आता भी है या क्या था, जो भी था। आई जस्ट चेक। एनीवेज, मतलब इस यहाँ तो हमें प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है, इसके हिसाब से बताओ। इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं? एक तो आप ये यूज कर सकते हो कि ये जो m होता है, m इज एनालॉगस टू l, है ना? ये हमने AC में बात की थी ना, कैपेसिटर इज एनालॉगस टू स्प्रिंग, इंडक्टर इज एनालॉगस टू मास, रेजिस्टर वो जो डैम्पिंग होता है उसके लिए होता है रिस्पॉन्सिबल। मुझे ये बताओ बच्चों, जब हमने लेफ्ट में एक्सप्रेशन लिखा है, मतलब क्या ये एक्सप्रेशन टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, कम हो रहा होगा या क्या हो रहा होगा? बताओ। कम हो रहा होगा, है ना? क्यों? लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन बच्चों कम क्यों हो रहा होगा? क्योंकि रेजिस्टर से तो कंटिन्यूसली एनर्जी हीट लूज हो ही रही है ना? एनर्जी लॉस हो ही रहा है रेजिस्टर से। तो दिस एक्सप्रेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम, तो इसलिए वो जो 3 ऑप्शन है वो तो खत्म ही हो गई। करेक्ट? थ्री गिवन है। अच्छा, तो 3 तो नहीं हो सकता, है ना? अ, तो अब इसमें से बताओ। मतलब एल के साथ अगर हम सोचें, क्या होगा अगर एल बड़ा होगा तो?
नहीं, पहले ये बताओ कि हम ये कैसे सोचें कि लीनियर रिलेशन होगा या कर्व वाला होगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ना? जो जो आपका एम्पलीट्यूड है, जो क्यू होता है, वो क्यू नॉट ई रेज़ टू पावर, जब एक्सपोनेंट में आ गया तो स्ट्रेट लाइन में तो आ ही नहीं सकता, है ना? तो 2 खत्म, बचा क्या? 1 और 4। ठीक है जी। अब मतलब एक्चुअली आप सीधा बस इसमें ही बच्चों पुट करके आपको आइडिया लग जाएगा, है ना? मतलब ये आपका जो फॉर्म है वो क्या किस टाइप का बन रहा है? अगर आप देखो Q इक्वल टू Q नॉट ई रेज़ टू पावर, मतलब समथिंग अपॉन L, है ना? मतलब ऊपर T है। इससे बच्चों बताओ L बड़ा होगा तो कौन सा एक्सप्रेशन आएगा? फोर आ जाएगा ना? इसको लॉजिकली भी सोच सकते हो सीधा कि जितना इंडक्टर बड़ा होगा उतना स्लोली होगा सारा कुछ। क्लियर टू ऑल? तो इसका आंसर 4 आएगा। आगे बच्चों, सिक्स सेवन के आंसर्स उल्टे हैं। 6 का क्या आएगा? 1 और 7 का 4। आगे बच्चों, डन। ओके। बच्चों अब तो आपके पास मतलब मिल रहा है सफिशिएंट टाइम? ओके। हाँ बच्चों, इसमें बताओ। सिक्सटीन्थ। का डी आएगा ना? इसके अंदर तो फील्ड नहीं चेंज कर रही। नहीं तो नेट करंट इसलिए 0 आएगा, बट इस केस में क्या होता है, ऐसा होता है ना, याद करो कि एडी और बीसी दोनों में एक तरह से बैटरीज बनती हैं जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती हैं। यस।
Fifth question, a straight conducting wire, constant current I is flowing from left to right due to a DC source. When the source is switched off, the induced current तो बच्चों मतलब इसमें मतलब ऑल्दो बहुत क्लियर नहीं हो रहा लैंग्वेज से, बट प्रोबेबली वो इंडक्टेंस की बात करना चाह रहे हैं। तो क्या होगा कि मतलब अगर आपने एकदम स्विच ऑफ कर दिया तो सर्किट की जो भी इंडक्टेंस होगी उसके कारण वो सडन चेंज नहीं होने देगा, तो इंड्यूस करंट किधर को जाएगा? कुछ देर के लिए लेफ्ट टू राइट ही जाएगा, ताकि जो चेंज हो वो धीरे धीरे हो, राइट? सर सर इसके अंदर ऐसे कह सकते हैं कि जैसे पहले तो कांस्टेंट करंट जा रहा था, पर जब मैंने एकदम डिक्रीज किया तो जैसे मतलब मैं अगर सोच के देखें तो एक जैसे कुछ भी मान लो उसमें से फ्लक्स एकदम बंद हो गई, तो मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि फ्लक्स डिक्रीज हो गई उसमें से, तो वो चाहेगा कि फ्लक्स मतलब उसी डायरेक्शन में कर देगा वो, मतलब यस। तो इसके लिए मतलब कुछ देर के लिए उसी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा ना। फिफ्टींथ, coil of wire having finite inductance and resistance has a conducting ring placed coaxially within it. The coil is connected to a battery at time t equal to 0, so that time dependent current I1t starts flowing through the coil. If I2t is the current induced in the ring and Bt is the magnetic field at the axis of the coil due to I1t. Okay, तो सी ये बच्चों ये जो Bt है, this is definitely proportional to I1t ना? और जो I2t है that is proportional to उसमें मतलब वो dB by dt की टर्म आएगी, तो क्या वो di1 by dt की उस पे होगा, है ना? तो बेसिकली जो उन्होंने पूछा है I2t इंटू I1t और एक वैसे मतलब आइडियली माइनस साइन भी आएगा ना, तो मतलब ये बन गया माइनस I1t इंटू di1 by dt, करेक्ट? क्या हम इस एक्सप्रेशन के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं?
इसको डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा? बच्चों इसको डिफरेंशिएट करके बनता है कुछ, देखो। आपको ये भी दे दिया बच्चों, देखो कि जो कॉइल है वो किस टाइप की है, फाइनाइट इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस है उसकी, राइट, और उसको बैटरी से कनेक्ट किया है। तो आपको ये भी पता चल गया ना कि बेसिकली जो आई है वो किस फॉर्म का होगा। आई आपका बच्चों उसी फॉर्म का ही होगा ना, वो जो चार्जिंग एलआर सर्किट होता है। ई बाय आर इंटू 1 माइनस ई की पावर आर टी बाय एल, करेक्ट बच्चों? समझ गए बच्चों? तो ये उस टाइप का कुछ बन गया ना आपका, मतलब ई इंटू 1 माइनस ई टाइप का कुछ। तो इसको आप चेक कर सकते हो ना, इसका ऑफ कोर्स इसका कुछ ना कुछ तो मैक्सिमम आएगा ही। समझ गए बच्चों? आगे बार मैग्नेट को मूव कर रहे हैं। तो 20th में तो आप ब्रॉडली बात कर सकते हो कि बेसिकली क्या होगा कि बेसिकली हमें पता है ना कि अगर जब वो शॉर्ट बार मैग्नेट है, जब वो इन बिटवीन आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, तो क्या होगा? तो वो फ्लक्स जीरो हो जाएगी तब, है ना, मतलब तब चेंज जीरो हो जाएगा, राइट। तो इसके हिसाब से बच्चों कौन सा बन जाएगा बेस्ट ग्राफ? बी बन जाएगा, है ना? समझ पा रहे हो क्यों? शुरू में बढ़ेगा, फिर कम होके जीरो होगा, फिर जब निकलना शुरू होगा तो सेम प्रोसेस उल्टा होगा।
और इससे भी आप सोच सकते हो ना, मतलब कि फाइनली तो 0 ही होना चाहिए, इनिशियली भी 0 होगा बिल्कुल पहले, और जब बाद में बिल्कुल वो बार मैग्नेट उससे निकल गया तो भी 0 हो जाएगा। ओके, 18th क्वेश्चन, short circuited coil is placed in a time varying magnetic field, electric power is dissipated due to current induced in the coil, number of turns were to be quadrupled and wire radius halved, the electrical power dissipated would be. ये वो जो क्वेश्चन देखा हुआ क्यों लग रहा है, आपने किसी शीट में था क्या? तो जो बच्चों पावर होएगी वो हो गई v²/r। अब v कितना होएगा? v हो जाएगा n इंटू d∅/dt, राइट? अब इसमें क्या आ जाएगा, मतलब ये फ्लक्स क्या होएगी, b इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर dv/dt बन गया। अच्छा, ये r को कंफ्यूज मत करना, नीचे वाला r डैश जो है वो रेजिस्टेंस है। तो जो हमारी पावर है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गई, अगर हम देखें v² n² r4 अपॉन जो रेजिस्टेंस है वायर की, वो क्या हो जाएगी, रो L/A, है ना? अब रो कैसे आएगा, मतलब रो तो ठीक है, रो तो कांस्टेंट है, L क्या हो गया बच्चों, देखो L हो गया n इंटू 2πr अपॉन एरिया। ये क्या है ना, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस तरह से बन जाएगा। ये क्लियर हो रहा है? देखो बच्चों, सर वहाँ पे n²r⁴ नहीं आएगा? हाँ मैंने 4 ही लिखा है। अच्छा, ओके सर। तो यहां से आ गया ये प्रोपोर्शनल टू n r³ r²। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या समझना है, सी एक कॉइल है ना, उस कॉइल की लेंथ जो होगी वो तो कांस्टेंट ही होगी। तो मतलब अगर हम n को फोर टाइम्स करेंगे तो रेडियस को क्या होगा, ऐसा मुझे लग रहा है जो मैं लिख रहा हूँ उससे कोई आंसर बन नहीं रहा, बट चलो, मेरे ख्याल से कांस्टेंट मान के तो कुछ नहीं बन रहा। अगर तो मैं वायर की लेंथ
बच्चों कांस्टेंट मानता हूँ, फिर तो जो आंसर बन जाएगा वो तो बन जाएगा 4 टाइम्स। अगर अब नंबर ऑफ टर्न्स 4 टाइम्स करेंगे हम, तो जो रेडियस है, मतलब कॉइल रेडियस, वो 1/4 टाइम्स रह जाएगा, है ना? और आर स्क्वायर, तो यहाँ से 1/4 आ गया, फिर तो ये बन जाएगा, जो कि ऑफ कोर्स ऑप्शन नहीं है। बच्चों ये समझ आ रहा है क्या किया मैंने? तो मतलब आपको नंबर ऑफ, मतलब आपको लेंथ कांस्टेंट नहीं माननी, यहाँ से तो यही समझ आ रहा है। तो फिर दूसरा तरीका धक्के से तो यही है कि बस n को 4 टाइम्स करो, r 1/4 तो सेम आ जाएगा, है ना? सर ऐसा क्वेश्चन ना एक्सरसाइज 3 में भी था। हाँ मुझे ख्याल आ रहा है कुछ था। उसके हम अंदर ये हमने पूरा सॉल्व किया था, मतलब लास्ट तक, जो मतलब हाँ हाँ लास्ट मतलब पूरा प्रॉपर जो होता है कि हर चीज लेकर। सर इसके हमने क्या धक्का कर रहे हैं इसमें? मतलब और कुछ भी लिया था हमने इसके अलावा? नहीं मतलब हाँ, मतलब ऐसे मुझे याद नहीं, पर हमने लास्ट यही तक सभी किया किया था। होगा हाँ यही आई सभी थिंक। किया, ये मतलब यही सभी हाँ किया था। नहीं तो क्या कह रहे हैं आप, तब आंसर आ गया था? फिर एक मिनट देखता हूँ मैं, देखा नहीं मैंने। मतलब हाँ किया तो है हमने क्वेश्चन, मुझे ये तो याद आ गया। राम कैसे क्या किया है? सर वॉल्यूम कांस्टेंट किया है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। 2 पाई r1 इंटू n1 इंटू क्रॉस सेक्शन ले दिया। जी सर, हम जनरली वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हैं बाद में वॉल्यूम में। ये तो नहीं कोई सेंस बनी वॉल्यूम। मतलब जितना वही कॉइल को हमने बस चेंज कर दिया ना, रेडियस। हाँ यही किया था आपको बस, फिर क्या किया था उससे आगे? यही सेम किया हुआ है। हम्म तो यही मेथड है बच्चों, है ना? और कुछ नहीं है, बस वो आइडियली वो मेंशन होना चाहिए। अगर हम r को कांस्टेंट मान लेते हैं फिर सेम आ जाएगा, है ना? आगे बच्चों। डन। और कुछ बच्चों? हाँ गोपाल। सर उसके अंदर ना, हमारे कॉपी के अंदर हमने जो लिखा था कि जो स्टेशंस होते हैं जो बिजली सप्लाई करते हैं, उनमें हमने लिखा था कि दे प्रेफर हाई वोल्टेज टू रिड्यूस हीट लॉस। हमने वो यस निकाला था कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया था 1/v² के। बिल्कुल। वो मतलब मैंने उस टाइम भी पूछा था सर, मुझे मतलब हमने I²R क्यों नहीं यूज किया उसके अंदर, मतलब जैसे हमने उसके अंदर ना P इंटू करके किया है, मतलब V²R क्यों नहीं यूज किया उसके अंदर हमने? मतलब हमारी प्रोपोर्शनलिटी इनवर्सली 1/v² से आई थी हमारी। एक सेकंड याद करते हैं क्या था। मतलब वो निकाल ही लो अगर आपके पास है। मेरे पास अच्छा होएगा।
कहाँ पे किया था हमने? सर लास्ट में किया, यहीं पे किया है, ये रहा। ये चीज सर इसके अंदर सारा कुछ ये मतलब VI I²R ये सब कुछ सेम नहीं है? देखो जो P है वो तो दैट इज द पावर सप्लाइड बाय द स्टेशन। यस सर। I जो है वो ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द होल वायर जो पूरी आगे जा रही है और पीछे आ रही है। क्या आपका क्या कंसर्न है मुझे बताओ इसमें? V²/R क्यों नहीं लगाया हमने हीट लॉस में? नहीं सी V²/R जो आप कह रहे हो क्वांटिटी वो तो पूरी पावर हो गई जो पावर स्टेशन से आ रही है, समझ रहे हो आप? उसमें से तो क्या हो रहा है कि कुछ आगे सप्लाई होनी है, जो जो आगे मान लो सिटी को चली गई। आप लॉजिकली सोचो क्या हो रहा है कि जो पावर स्टेशन ने आपको पावर दी, जो उसने आउटपुट पावर की, उसका कुछ पार्ट आगे ट्रांसफर होना है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसका लॉस हो गया सराउंडिंग्स में, बिल्कुल यस। है ना? तो हमें पूरी की पूरी क्वांटिटी को नहीं देखना जो आप कह रहे हो जो V²/R है। V²/R तो आपको पूरा दे देगा कि पावर स्टेशन ने क्या पावर दी, क्योंकि उसके अक्रॉस वोल्टेज थी ना V तो पावर स्टेशन के अक्रॉस। हम ये कह रहे हैं कि पावर स्टेशन के अक्रॉस वोल्टेज V है और पावर स्टेशन आपको I करंट दे रहा है, करेक्ट? तो उसके करस्पॉन्डिंग पावर P है। तो मतलब क्वेश्चन क्या है कि पावर स्टेशन को एक P प्रोवाइड करना है ना? वो P कैसे प्रोवाइड कर सकता है? मतलब P तो फिक्स्ड है जो वो प्रोवाइड कर सकता है। हम V और I को किस तरह से चेंज करें जिससे कि हमारे लॉसेस कम हो जाए? सर ये V²/R इसके इक्वल नहीं है I²R के? किसके? ना ना, I²R I²R क्या है? हीट लॉस थ्रू वायर्स, whereas V²/R क्या है? मतलब जो वायर्स हैं, वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V नहीं है ना? वो तो वायर्स के क्रॉस तो कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है, और जो इन बिटवीन वाला रीजन है, सी कंफ्यूजन आपको क्यों हो रही है? देखो जो ये वाला रीजन है ना जहां पे ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहां पे भी एक वोल्टेज ड्रॉप आएगा। वो वाला तो हमें उसको तो मिनिमाइज नहीं करना ना हमें। मतलब आप ऐसे सोचो पावर स्टेशन से मान लो 100 पावर आ रही है आपके पास, राइट? 100 में से आपको 20, मतलब मान लो 80 जो है वो आगे ट्रांसमिट कर दी सिटी में और 20 लूज हो रही है। तो वी आर इंटरेस्टेड इन दैट पावर जो लूज हो रही है।
मतलब जो R रेजिस्टेंस है, R रेजिस्टेंस तो सिर्फ ऊपर और नीचे वाली वायर की है ना, R रेजिस्टेंस के अंदर जो ट्रांसफार्मर वाला पार्ट है वो तो नहीं इंक्लूड करना ना हमें। ठीक है, ओके सर। समझ गए? हाँ, यस सर। हाँ बच्चों, और कोई डाउट? क्लियर एवरीबॉडी? हाँ भाई, मुझे एक बार बताओ, नेक्स्ट वीक क्लास ऑफलाइन रखनी है या नहीं रखनी? गर्ल्स? चलो ठीक है, फिर ना रखेंगे। बेसिकली क्या करेंगे, मतलब मैं उस तरह देखूंगा कि जब जिस दिन आपकी केमिस्ट्री की क्लास नहीं हुई उस दिन बाकी दोनों क्लासेस ऑफलाइन कर देंगे, क्योंकि केमिस्ट्री वाली तो अभी ऑनलाइन ही होएगी, तो फिर आपको वहां से ऑनलाइन क्लास में दिक्कत आएगी। ठीक है, मतलब अभी शेड्यूल में ऑनलाइन ही लिखा होगा, मैं आपको अलग से मैसेज कर दूंगा कि जो क्लास ऑफलाइन है मैथ्स फिजिक्स की। गोपाल, तुम इसलिए तो नहीं मना कर रहे ना, वो ट्रीट देनी पड़ेगी तुम्हें? वो तो हम लेके छोड़ेंगे। ठीक है, लिखा इस पर, समझ नहीं आया। अच्छा, NTSC तुमने नोज लिखा था, मैंने कहा ये क्या लिखा है। चलो ये आए तो सही, हाँ फिर लेते हैं आंसर रीड। सर ये श्रेही था सर। अच्छा। अच्छा, वो लड़ाई में तुम गलत टाइप कर रहे हो। ठीक है, चलो ठीक है, रखेंगे नेक्स्ट वीक क्लास। ठीक है। अच्छा, दूसरा बच्चों, जो अब आज आप ओलंपियाड का पेपर दोगे, जो ये मतलब जो अब फुल टेस्ट है एक तरह से, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होंगे, मैंने ना उसमें क्या किया है कि बेसिकली क्या होता है कि जो वैसे अभी तक जो सिर्फ स्टेज 2 का एग्जाम होता था, इन्फो वाला, बेसिकली वो 3 आवर्स का होता था। ठीक है ना, तो वो 3 आवर्स वाला 3 की जगह 2 आवर्स का हो रहा है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आएंगे। तो व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने पेपर तो आपको पूरा डाल दिया है ताकि आप आगे उसको प्रैक्टिस कर लो, लेकिन उसमें ना 2 क्वेश्चंस पे क्रॉस लगा दिए, 2 या जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब उसको 2 घंटे के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया है, बट वो क्वेश्चन डिलीट नहीं किया है, सिर्फ क्रॉस लगाया वहां पे, ताकि आप बाद में उसकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और जब आप बच्चों एग्जाम दोगे ना, उसमें क्या होता है कि हर क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं।
अब कुछ पार्ट्स बहुत आराम से हो जाते हैं, ठीक है, कुछ पार्ट्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और मोस्टली वो जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो मैथमेटिकल होती है, मतलब उस पे मैथ्स किस तरह से अप्लाई करनी है आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। वो कई बारी इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अप्रोक्सीमेशन, कई बारी वो कोई सीरीज बना देते हैं, तो लेकिन मतलब आपको उस टाइम पे एकदम समझ आ जाए वेल एंड गुड, नहीं समझ आए उसको छोड़ दो, क्योंकि जो स्टेज 2 होता है उसमें कट ऑफ कम जाती है। स्टेज 2 में कभी ऐसा नहीं होता कि सबके सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, मतलब मैंने देखा है कि इतने सालों में स्टेज 2 की कट ऑफ उतनी जाती है एग्जैक्टली कि बस जितने जो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन है मान लो आपने वो नहीं किए, पर जो बाकी किए हैं वो सही किए हैं, तो उसी के आसपास कट ऑफ जाती है, ठीक। तो उसको थोड़ा सा मतलब ध्यान से उस तरीके से अटेम्प्ट करना, बाकी मतलब उसमें मैथ्स अच्छी खासी अप्लाई होएगी, कैलकुलस वगैरह, ठीक है, तो उस तरीके से ही बस करना है उसको। अच्छा, एक आप क्या कह रहे थे, जो अभी टेस्ट हुआ का रिजल्ट आया है, उसमें एक तो वो करेक्शन होने वाली थी, वो मैंने बोल दिया है, कोई और भी कुछ प्रॉब्लम थी रिजल्ट में? शायद पता नहीं किसी का मैसेज आया था कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री इंटरचेंज्ड है या पता नहीं क्या है। सर वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स अलग, मतलब जो फिजिक्स के मार्क्स तो केमिस्ट्री वाले कॉलम में लिखे होते हैं और केमिस्ट्री के मार्क्स फिजिक्स वाले कॉलम में। अच्छा, वैसे टोटल ठीक है? हाँ जी सर, टोटल ठीक है, बाकी वो बोनस वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, ठीक सर है। फिजिक्स में ना 3 क्वेश्चंस में लाइनें मिसिंग थी हाँ एक एक, हाँ, पर यस 2 वो क्वेश्चन में तो समझ आ गई थी, एक में नहीं आ रही थी जिसमें फ्रिंज का नंबर ही नहीं लिखा हुआ था। हम्म, तो बाकी तो देख लेना बोनस करना है कि नहीं। वो भी तीनों ही करवा रहा हूँ मैं। ओके सर। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।